गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डी मेथड्स एकेडमी। देखिए बच्चों, आज हम बिजनेस स्टडी में क्लास 12th में आरबीएससी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर 2 हमारा है प्रबंध प्रक्रिया या कार्य, प्रबंधकीय भूमिका एवं स्तर। इसको आज अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रबंध प्रक्रिया, मैनेजमेंट प्रोसेस। प्रबंध प्रक्रिया क्या होती है? देखिए बच्चों, प्रबंध एक एकीकृत या संयोजित प्रक्रिया है। प्रबंध विभिन्न कार्यों, नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके प्रत्येक कार्य को एकाकी रूप से पूरा नहीं किया जाता है, बल्कि इसके सभी कार्यों को एक संयोजित या एकीकृत प्रक्रिया के रूप में किया जाता है। मतलब यह है जी कि प्रबंध का कोई भी कार्य एक अकेला कार्य नहीं किया जाता है, बल्कि सभी कार्यों को एक संयोजित या एकीकृत प्रक्रिया के रूप में किया जाता है। इस प्रक्रिया का प्रत्येक कार्य एक दूसरे से संबंधित एवं प्रभावित है। प्रबंध एक सतत प्रक्रिया भी है और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक संस्था चलती रहती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक प्रक्रिया होती है। तो ये था बच्चों प्रबंध प्रक्रिया का छोटा सा इंट्रोडक्शन। बढ़ते हैं आगे। प्रबंध प्रक्रिया की विशेषताएं। देखिए, प्रबंध प्रक्रिया की विशेषताएं कौन सी होती है? सबसे पहली विशेषता है बच्चों, प्रबंध कार्यों की निरंतर एवं गतिशील प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है बच्चों, प्रबंध के जो कार्य होते हैं उनकी एक निरंतर और गतिशील प्रक्रिया होती है, उसे हम प्रबंध प्रक्रिया कहते हैं। प्रबंध एक मानवीय प्रक्रिया है। बिल्कुल सही है, प्रबंध का जो कार्य होता है मानव के द्वारा किया जाता है, मनुष्य के द्वारा किया जाता है, मनुष्यों के लिए किया जाता है, इसलिए हम प्रबंध प्रक्रिया को मानवीय प्रक्रिया कहते हैं। प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है। बिल्कुल, समाज के बीच में रहकर की जाती है, समाज के लोगों के लिए की जाती है। प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। प्रबंध की जो प्रक्रिया होती है बच्चों, वो सभी स्तरों पर, सभी देश में, सभी स्थानों पर, सभी व्यवसायों में एक जैसी प्रक्रिया लागू होती है, इसलिए हम कहते हैं प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। प्रबंध एक प्रभाव उत्पादक एवं परिणाम प्रधान प्रक्रिया है। यानी प्रबंध की जो प्रक्रिया होती है एक प्रभाव पूर्ण उत्पादक प्रक्रिया और परिणाम प्रधान जो आधारित होती है, परिणाम के ऊपर आधारित जो होती है वो प्रक्रिया होती है। तो ये थी बच्चों प्रबंध प्रक्रिया की विशेषताएं। बात करते हैं आगे हम। अगला हमारा जो टॉपिक है प्रबंध प्रक्रिया के चरण या प्रबंध के कार्य। तो विभिन्न विद्वानों के मतानुसार भिन्न भिन्न कार्य बताए गए हैं। तो देखिए, राल्फ डेविस नियोजन, संगठन, नियंत्रण, ये 3 कार्य राल्फ डेविस के द्वारा बताए गए हैं। इसके बाद में कुंटज और डोनेल, इन्होंने नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन एवं नियंत्रण, ये 5 कार्य यहाँ पर बताए हैं। ब्रेक के द्वारा नियोजन, संगठन, अभिप्रेरण, समन्वय, नियंत्रण, ये यहाँ पर भी 5 कार्य इन्होंने बताए हैं। हेनरी फ्यूल की अगर हम बात करें तो इन्होंने नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय, नियंत्रण, ये 5 कार्य बताए हैं। फिर बात करें लिंडाल उर्विक के अनुसार तो नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय, संदेश वाहन, पूर्वानुमान, जांच, ये कार्य इन्होंने बताए हैं। फिर बात करते हैं बच्चों लूथर गुलिक के अनुसार, तो पोस्ट कॉरप इन्होंने एक सिद्धांत दिया है जिसमें प्रबंध के सभी कार्य आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले पी का मतलब यहाँ पर हो जाता है नियोजन, फिर संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, समन्वय, विवरण देना, ठीक है, रिपोर्टिंग, आर का मतलब यहाँ रिपोर्टिंग होगा, और बजटिंग, ये कार्य लूथर गोलिक के द्वारा बताए गए हैं। बढ़ते हैं आगे अगले टॉपिक पे। वर्तमान समय में अधिकांश विद्वान प्रबंध के कई कार्य बनाते हैं। वर्तमान समय में अधिकांश जो विद्वान होते हैं प्रबंध के कई कार्य बताते हैं, और प्रबंधकों द्वारा बताए गए कार्यों की सूची बहुत विस्तृत हो सकती है, किंतु अध्ययन की दृष्टि से इन कार्यों को 2 भागों में बांटा गया है। तो देखिए बच्चों, वो 2 भाग कौन कौन से हैं। सबसे पहला है प्रमुख कार्य और सहायक कार्य। इनको 2 भागों में अपन ऐसे बांट सकते हैं। प्रमुख कार्यों में पहला भाग हो सकता है हमारा नियोजन का, और सहायक कार्यों में अगर हम बात करें तो हमारा पहला सहायक कार्य हो सकता है बच्चों, हमारा जो पहला सहायक कार्य हो सकता है वो है निर्णयन का, ठीक है, निर्णयन, डिसीजन मेकिंग का। और फिर हम बात करें हमारा जो दूसरा प्रमुख कार्य है वो संगठन का हो सकता है, और सहायक कार्य नियुक्तिकरण का हो सकता है।
प्रमुख कार्य निर्देशन, नवप्रवर्तन सहायक कार्य हो गया, नियंत्रण और सहायक कार्य संप्रेषण हो गया, समन्वय, ठीक है, यह हमारा जो है 5वां प्रमुख कार्य है, और प्रतिनिधित्व करना जो है लीडरशिप जिसे हम कहते हैं, वो सहायक कार्य की श्रेणी में आता है। ये थे बच्चों हमारे प्रबंध के प्रमुख कार्य जो हमसे पूछे गए हैं: नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय। सहायक कार्य की अगर हम बात करें तो सहायक कार्यों में आपके निर्णयन, नियुक्तिकरण, नवप्रवर्तन या नवाचार, संप्रेषण और प्रतिनिधित्व की बात यहाँ पर आती है। तो बढ़ते हैं बच्चों आगे, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रमुख कार्य अपन आज ले रहे हैं बच्चों, नियोजन, प्लानिंग। नियोजन भविष्य के कार्यों का पूर्वानुमान एवं निर्धारण है। एक व्यावसायिक संस्था के अंदर जितने भी कार्य होने हैं भविष्य के अंदर, उनका पूर्वानुमान और निर्धारण करना नियोजन कहलाता है। नियोजन वह बौद्धिक प्रक्रिया है, बिल्कुल बुद्धि से की जाने वाली प्रक्रिया है, जिसके द्वारा भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा तय की जाती है। जिसके द्वारा भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा तय की जाती है। अर्थात किसी संस्था के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपेक्षित कार्यों की रूपरेखा या चित्रण ही नियोजन कहलाता है। मतलब किसी संस्था के अपने को जो भी लक्ष्य प्राप्त करने हैं और उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी कार्य करने हैं, उन कार्यों की रूपरेखा, उन कार्यों का चित्रण क्या कहलाएगा बच्चों? नियोजन कहलाएगा। नियोजन के अंतर्गत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के संबंध में यह निर्धारित किया जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है तथा किस व्यक्ति के द्वारा किया जाना है। तो ये जो बात हम करते हैं बच्चों, वो प्रबंध के संबंध में करते हैं। तो नियोजन के अंतर्गत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के संबंध में ये निर्धारित किया जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किस व्यक्ति के द्वारा करना है। ये सारी बातें निर्धारित किसके अंतर्गत होती है? नियोजन के अंतर्गत होती है। फिर आगे अगर हम बात करें तो नियोजन की विशेषताओं की हम बात कर सकते हैं या नियोजन की प्रकृति की हम बात कर सकते हैं। भावी कार्यों का निर्धारण, मैनेजमेंट की जो हमारे कार्य होते हैं, तो व्यवसाय के अंदर जो भी कार्य होते हैं उन कार्यों का भविष्य में होने वाले जो कार्य हैं उनका निर्धारण करने का कार्य नियोजन का होता है। विभिन्न विकल्पों में से किसी सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना। व्यवसाय के अंदर हमें जो भी कार्य करने हैं उसके लिए हमारे पास जो भी डिसीजन लेना है भविष्य के कार्यों के लिए, तो जो भी हमारे पास विभिन्न विकल्प उपलब्ध होते हैं उनमें से किसी एक सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना, ये हमारे लिए नियोजन की विशेषता में आता है। इसके बाद में बात करें बच्चों, प्रबंध प्रक्रिया की प्रारंभिक क्रिया है। जो प्रबंध प्रक्रिया होती है उसकी प्रारंभिक क्रिया जो होती है वो नियोजन होती है। यानी कोई भी प्रबंध का कार्य स्टार्ट होता है वो नियोजन से होता है। संस्था के उद्देश्य नियोजन का आधार है। संस्था के जो उद्देश्य होते हैं बच्चों वो नियोजन का आधार होते हैं। यानी संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नियोजन को अपनाया जाता है। इसके बाद में बात करें, नियोजन जो होता है बच्चों वो सर्वव्यापक होता है और नियोजन का जो स्थान है वो सभी स्थानों पर सभी व्यवसायों में एक समान रूप से लागू होता है। इसके बाद में बात करें, नियोजन परस्पर आश्रित क्रिया है। यानी जो प्रबंध के कार्य होते हैं उन कार्यों के ऊपर ये आधारित क्रिया होती है। यानी कि नियोजन आगे के कार्यों के लिए किया जाता है, इसलिए प्रबंध के जो आगे के कार्य होते हैं जैसे संगठन है, निर्देशन है, नियंत्रण है, तो यह उन सभी के ऊपर आश्रित क्रिया होती है। यह एक बौद्धिक प्रक्रिया है, ठीक है, बुद्धि से की जाने वाली प्रक्रिया है नियोजन की। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। नियोजन का कार्य कभी खत्म नहीं होता है। नियोजन का उद्देश्य संस्था की कुशलता में योगदान देना होता है। यानी कि जो नियोजन का कार्य होता है बच्चों, उसका जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो संस्था की कुशलता में योगदान देने का होता है। बढ़ते हैं आगे बच्चों। देखिए बच्चों, ये जो वीडियोज़ आपके लिए बनाए जा रहे हैं इनके आप साथ के साथ नोट्स बनाते चले अपनी कॉपी के अंदर, ताकि आपके रिवीजन के लिए अच्छा रहेगा और बार बार आप इनको पढ़ें, बार बार आप समझें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको शेयर करें। तो नियोजन के प्रमुख तत्व या घटक की अगर हम बात करें तो नियोजन प्रक्रिया के लिए सर्वप्रथम उद्देश्यों का स्पष्टीकरण आवश्यक माना गया है। ये उद्देश्य संपूर्ण संस्था की क्रियाओं के लक्ष्य बिंदु होते हैं।
यानी कि किसी व्यवसाय की जितनी भी क्रियाएं होती है उन क्रियाओं का अगर कोई केंद्र बिंदु है तो वो कौन सा होता है, उद्देश्य होता है। यानी जिन उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए हम काम करते हैं, ठीक है, तो क्योंकि इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नियोजन प्रक्रिया अपनाई जाती है। मतलब संस्था के जो उद्देश्य होंगे तभी तो हम नियोजन करेंगे। यानी हम किसको प्राप्त करने की प्राप्ति कर रहे हैं, मतलब किसको प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम कार्य करते हैं। तो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नियोजन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ये उद्देश्य एक संस्था के निर्णयों के लिए अंतिम आधार प्रस्तुत करते हैं। फिर इसके बाद में बात करें बच्चों, नीतियाँ वे सामान्य विवरण हैं जो एक संस्था द्वारा अपने कर्मचारियों के निर्णयों के मार्गदर्शन के लिए तैयार की जाती हैं। नीतियाँ उस यंत्र के समान होती है जिसके द्वारा उच्च प्रबंधक वर्ग संस्था की क्रियाओं को सही दिशा प्रदान करता है। एक अच्छी नीति उन उद्देश्यों की स्पष्ट व्याख्या करती है जिन्हें संस्था द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो नीतियाँ जो है सामान्य विवरण के रूप में होती है, संस्था के कर्मचारियों के मार्गदर्शन के लिए तैयार की जाती है। इसके बाद में बात करें कार्यविधियाँ, प्रविधियाँ, रीतियाँ यानी मेथड्स की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो प्रत्येक कार्य का आधार विधि ही होती है और एक विधि या रीति संस्था के उद्देश्यों, उपलब्ध सुविधाओं तथा समय, धन एवं प्रयासों के कुल खर्च को ध्यान में रखकर कार्य को निष्पादित करने की प्रक्रिया निर्धारित करने का परिणाम है। तो प्रत्येक कार्य का आधार जो होता है बच्चों वो विधि होती है, यानी जिस मेथड से अपने को कार्य करना है। एक विधि या रीति संस्था के उद्देश्यों, उपलब्ध सुविधाओं, समय, धन और प्रयासों के कुल खर्च को ध्यान में रखकर कार्य को निष्पादित करने की प्रक्रिया निर्धारित करने का परिणाम होती है। फिर इसके बाद में बात करें बच्चों नियम। एक नियम ये बताता है कि एक विशिष्ट स्थिति में एक विशिष्ट कार्य किस प्रकार किया जाए। एक विशिष्ट स्थिति में एक विशिष्ट कार्य किस प्रकार किया जाए, इस बात को निर्धारण करने का काम नियम में होता है। नीति, कार्य पद्धति। नीति जो होती है कार्य पद्धति और कार्य विधि से भिन्न होती है। नीतियाँ प्राय नियमों से विस्तृत होती हैं। जो नीतियाँ होती है, पॉलिसीज़ होती हैं, वो नियमों से विस्तृत होती है और नियमों को अक्सरशः लागू करने का प्रयास किया जाता है। यानी नियम जिस प्रकार से बनाए जाते हैं उनको उसी प्रकार से लागू करने का प्रयास किया जाता है। फिर हम बात करें कार्यक्रम। उन पदों का ऐसा युग्म है जो उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्राथमिकता के क्रम से व्यवस्थित होता है। एक कार्यक्रम में कई प्रकार की नीतियाँ, कार्य पद्धतियाँ, बजट आदि सम्मिलित होते हैं। तो हम बात कर सकते हैं कार्यक्रम उन पदों का ऐसा युग्म है जो उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्राथमिकता के क्रम से व्यवस्थित होता है और एक कार्यक्रम में कई प्रकार की नीतियाँ, कार्य पद्धतियाँ, बजट आदि सम्मिलित होते हैं। फिर बात करें व्यूह रचना की, तो व्यूह रचना वास्तव में वे योजनाएं होती हैं जो प्रतिस्पर्धियों की क्रियाओं को ध्यान में रखकर तैयार की जाती हैं। व्यूह रचना के अंतर्गत बच्चों ऐसी योजनाएं बनाई जाती हैं। एक ऐसी योजनाएं होती है जो हमारे कंपटीटर्स होते हैं, व्यवसाय के जो कंपटीटर्स होते हैं, प्रतिस्पर्धी होते हैं, उनकी क्रियाओं को ध्यान में रखकर हम हमारी अलग से रणनीति बनाकर काम करते हैं। व्यूह रचना अधिकारियों का एक ऐसा व्यवहार होता है जिसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में संस्था या निजी उद्देश्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त करना है। मतलब संस्था के जो भी उद्देश्य हैं या जो निजी उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति करना है अपने को कौन से वातावरण में, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में। तो प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में उन उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए कुछ योजनाएं बनाई जाती है और उन योजनाओं को हम व्यूह रचनाएं कहते हैं तथा जिसका आधार दूसरों के वास्तविक या संभावित कार्य होते हैं। तो यह है बच्चों हमारी व्यूह रचना। बजट की अगर हम बात करें, अगला जो हमारा तत्व है नियोजन का, बजट वे योजनाएं होती है जो भावी परिणामों को आंकड़ों में प्रस्तुत करने का कार्य करती हैं। बजट भावी आवश्यकताओं का एक अनुमान है जो क्रमानुसार व्यवस्थित होता है और जिसमें निश्चित समय की एक संस्था की कुछ या संपूर्ण क्रियाओं का समावेश होता है। तो बजट भावी आवश्यकताओं का एक अनुमान माना जाता है तो जिसके अंदर हम क्रमानुसार व्यवस्थित होता है और इसमें एक निश्चित समय की एक संस्था की या कुछ संपूर्ण क्रियाओं का क्या होता है बच्चों, इसके अंदर समावेश होता है। आई थिंक यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नियोजन प्रक्रिया या उसकी तकनीक। नियोजन भविष्य में किए जाने वाले कार्यों का निर्धारण करता है तथा किसी भी कार्य को करने की सतत प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक नियोजन प्रक्रिया में निम्नलिखित मुख्य चरणों का होना आवश्यक है। अब कौन कौन से चरण होने आवश्यक है, देखें जरा उनके बारे में, कौन कौन से चरण नियोजन प्रक्रिया के लिए जरूरी है। तो देखिए बच्चों, उद्देश्यों का निर्धारण करना, यानी कि नियोजन प्रक्रिया के लिए
नियोजन की प्रक्रिया अगर पूरी करनी है तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट पूरा होना जरूरी है, और वो है उद्देश्यों का निर्धारण। उद्देश्यों के निर्धारण के बाद आता है बच्चों संबंधित क्रियाओं के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करना, यानी जो भी क्रियाएं व्यवसाय से संबंधित की जानी है उन क्रियाओं की सभी की पूर्ण जानकारी प्राप्त करना नियोजन प्रक्रिया या तकनीक होती है। सूचनाओं का वर्गीकरण और विश्लेषण करना, यानी कि व्यवसाय से संबंधित जो भी सूचनाएं इकट्ठी की गई है उन सूचनाओं का वर्गीकरण किया जाएगा और उनका विश्लेषण किया जाएगा। नियोजन की मान्यताओं को निश्चित करना, नियोजन की जो भी मान्यताएं होती है उन मान्यताओं को निश्चित करने का कार्य नियोजन प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। वैकल्पिक योजनाओं का विकास करना, देखिए बच्चों किसी भी व्यवसाय के पास बहुत जो मुख्य योजनाएं होती है उनके साथ साथ में विकल्प के तौर पे अलग से योजनाएं और बनाई जाती है जिन्हें हम वैकल्पिक योजनाएं कहते हैं, और उन वैकल्पिक योजनाओं का विकास अगर करना हो तो वो नियोजन प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। फिर बात करें विकल्पों का मूल्यांकन, जो भी विकल्प हमारे पास उपलब्ध हैं उन विकल्पों का मूल्यांकन किया जाएगा कि कौन सा विकल्प व्यवसाय के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, कौन सा विकल्प से फर्म को ज़्यादा परिणाम प्राप्त होंगे, तो उस विकल्प का यहाँ पर क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। ये अगला पॉइंट हमारा होता है सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना। विकल्पों का मूल्यांकन होगा, उसी के बाद हम सर्वश्रेष्ठ विकल्प का क्या कर पाएंगे, चयन कर पाएंगे। सहायक योजनाओं का निर्माण करना, यानी कि व्यवसाय से संबंधित जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के साथ साथ प्रमुख योजनाओं के साथ साथ हमें सहायक योजनाओं का भी निर्माण करना पड़ता है। तो ये है हमारे नियोजन प्रक्रिया के चरण। एक बात और हम इसमें ले सकते हैं, क्रियान्वयन में सहयोग पर्याप्त करना। तो जो व्यवसाय की हमारी जो क्रियाएं होती है उनके जो भी क्रियाएं अपने को क्रियान्वित करनी है उनमें अगर सहयोग प्राप्त करना है तो नियोजन प्रक्रिया के अंतर्गत ये कार्य किया जाता है। इसके बाद में बच्चों अपन देखें तो ये हमारे पास अगला कार्य संगठन का होता है, इसको अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल हम इस क्लास के बारे में बात करते हैं जो भी अपन ने यहाँ पर कंप्लीट की है। ये हमारा बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 2 का पहला पार्ट है बच्चों। सेकंड पार्ट हम बहुत जल्दी आपको अपलोड करेंगे। और एक बात ध्यान रखें आप, हमने इसी चैनल पे हमारे चैनल पर अकाउंटेंसी के भी क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर अपलोड कर रखे हैं जिनको आप प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 के 10 साल के बोर्ड के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस यहाँ पर अपलोड किए हुए हैं। और ये जो चैप्टर नंबर 2 आप पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडी का, इसके क्वेश्चन आंसर्स बुक के जो हैं वो हमने अलग से प्ले लिस्ट में बनाकर डाल रखे हैं, जिसका आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको मिल जाएगा, उसका लिंक आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। तो इस वीडियो में काफ़ी है बच्चों इतना, बाकी का हम मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।